वेलकम एवरीवन। क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। सो वी आर हेयर विद आवर जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी वाला यूनिट 1 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। जैसा कि कुछ लोग बोल रहे थे कि यार फिजिकल केमिस्ट्री का पहले 2024 का अपलोड कर दूं। एज जिन लोगों ने देखा होगा, जिन लोगों को पता होगा कितनी देर की वो वीडियो बनी है, कितना टाइम उसके लिए, कितनी एनर्जी चाहिए, वो आप सभी लोगों को पता ही होगा। मुझे उसमें बताने की कोई भी जरूरत नहीं। और थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए होगा कि मैं उसमें थोड़ा टाइम दूं, क्वालिटी अश्योर करूं। तो यार इसलिए थोड़ा बहुत मुझे भी टाइम चाहिए उसको अच्छे से रिकॉर्ड करने के लिए। सो दैट्स वाई वेरी नेक्स्ट डे में नहीं कर रहा, एक आध दिन में उसको कर दूं। हाँ, बट ये पूरी कोशिश है एक आध दिन में, इसी वीक में मेरी कोशिश है कि कैसे ना कैसे करके इसी वीक में उसको मैं अपलोड जरूर कर दूं। तो अभी जरा इनऑर्गेनिक देख लीजिए, मतलब ये भी अच्छी चीज है, ऐसी कोई खराब चीज नहीं है। तो इनऑर्गेनिक को अब मैं अपलोड कर देता हूँ, जैसे कि आई थी डिमांड के। ऑर्गेनिक में तो शायद पता नहीं क्या बोल रहे थे, हाँ ऑर्गेनिक में कम मार्क्स का होता है, फिजिकल में टाइम कम है, और इनऑर्गेनिक बची वो एक ज्यादा नंबर की है। तो इसी वजह से इनऑर्गेनिक और फिजिकल कहा गया है कि थोड़ा वो पहले करूं। तो कर देते हैं यार, जैसे आप बोलोगे वैसा करेंगे। कोशिश पूरी रहेगी जितना ज्यादा से ज्यादा करें। तो यार लाइफ साइंस वाले दोस्तों को मैं फिर बोलूंगा, भाई उनको शेयर करो यार। क्या कर रहे हो, मतलब क्या फायदा हुआ आप लोगों का डीयू परीक्षा से पढ़ने का, इतना केमिस्ट्री वो करने का, क्या आप लाइफ साइंस वालों को शेयर नहीं कर पा रहे? मतलब क्या ही फायदा होगा, खुद ही बताइए आप लोग। मतलब अगर आप लाइफ साइंस वालों को शेयर नहीं कर पा रहे वीडियो, तो क्या फायदा आपका इतना पढ़ने का? खैर इलॉजिकल बात है। बट हाँ यार ये बोलूंगा कि शेयर ज्यादा से ज्यादा करिए, जितना ज्यादा आप कर सकते हैं उतना ज्यादा करिए। जितना ज्यादा नहीं भी कर सकते उतना भी उससे भी ज्यादा करिए। मतलब ये बोलना चाहेंगे, दिस शुड बी मोर अप्रोप्रिएट कि यार आप जितना नहीं कर सकते उससे भी ज्यादा करिए। तो बाकी शेयरिंग वेयरिंग होती रहेगी हमारे यहाँ, इसकी भी कर दिएगा। ऐसा नहीं कि केमिस्ट्री ऑनर्स वाली भूल जाए शेयर करना उसके चक्कर में। हाँ दोनों शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा करिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मौका दीजिए कि वो भी बढ़िया स्कोर करें, आप भी बढ़िया स्कोर करिए। सब मिलके एक कोलैबोरेटिव एटीट्यूड बनाइए, कोलैबोरेटिव माहौल बनाइए, और एकदम बढ़िया से सभी लोग शाइन करेंगे जरूर जरूर जरूर। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। क्या है इसमें? मेटलर्जी है पूरा ए टू जेड, हर कुछ सब कुछ चीजें मिलेंगी। पता नहीं मुझे टाइम स्टैम्प भी मैं इसमें नहीं लगा पाऊंगा, क्योंकि मतलब ऐसे स्कैटर्ड एंड ऑल क्वेश्चन है। तो ऐसे कोई टाइम स्टैम्प नहीं मिलनी चाहिए, मतलब मुश्किल ही होगा बनाना। बाकी देख लूंगा एक बार वीडियो रिकॉर्ड करके अगर हो पाएगा, वरना फिर मुश्किल ही होगा। तो पूरी वीडियो देखिएगा, आराम से मजे लीजिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा, फीडबैक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्टार्ट करते हैं। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन दिस। तो यहाँ पर मेटलर्जी में बहुत ज्यादा फेमस है इन प्रोसेसेस पर शॉर्ट नोट्स ऑन। तो ये काफी ज्यादा हमारे जो है वो फेमस क्वेश्चंस हैं जो आने के बहुत ज्यादा चांस हैं। जैसे सबसे पहले है साइनाइड प्रोसेस, जिसको मैक आर्थर साइनाइड प्रोसेस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है बेसिकली, या तो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं एयू दैट इज गोल्ड, या फिर सिल्वर को कहाँ से, फ्रॉम इसकी सल्फाइड रोजेस। तो एजी का कर लेते हैं हम एग्जाम्पल के साथ। इसमें आपको लिखना क्या है, बताना है यार कि ये होता क्या है। इसमें बेसिकली इट इज अ टाइप ऑफ हाइड्रोमेटलर्जिकल रिडक्शन। ये एक टाइप का क्या है, HMR है, दैट इज हाइड्रोमेटलर्जिकल रिडक्शन। इसमें हम क्या करते हैं, एक ऐड करते हैं डिप्रेसेंट। क्या ऐड करते हैं, एक डिप्रेसेंट। उस डिप्रेसेंट से पहले क्या ऐड करते हैं हम, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी ऐड करते हैं। तो ये तीन चार चीजें आपको इस तरीके से लिखनी होंगी कि हम क्या क्या करते हैं। फिर उसके बाद आपको जो है मेन काम जो है वो रिएक्शन लिखना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेटल इज लीच विद अ डाइल्यूट सोल्यूशन। इन दोनों में से किसी एक से हम क्या करते हैं, बेसिकली लीच्ड करते हैं। उससे क्या होता है, और ऑक्सीजन की सप्लाई में, तो ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे पास मेजरली किस वजह से होती है, ताकि हम फाइनली जो हमारे पास Na2S बनता है एक प्रोडक्ट साइड में, जो भी हमारे पास, अगर हमने सल्फाइड ओर लिया, अगर हमने सल्फाइड ओर लिया है, सपोज मैंने Ag2S लिया, तो इसकी रिएक्शन जब मैं NaCN और साथ में वाटर और उससे करवाऊंगा दैट इज ऑक्सीजन से, तो मेरे पास ये तो मुझे मिल जाएगा दिस AgCN2, साथ में मुझे Na2S भी मिलता है। तो इस Na2S की रिएक्शन हो जाती है ऑक्सीजन के साथ, और मुझे मिल जाता है Na2SO4। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर जाता है। देन फाइनली हम यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट ऐड करते हैं, जैसे कि जिंक। और जिंक इसको क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, और फाइनली हमें अपना जो है वो मेटल मिल जाता है। तो ये रिएक्शंस आपको सारी लिख लेनी है जो बताया है, एंड इस तरीके से आप पॉइंट्स में लिख दीजिएगा जो जो बातें हैं, आपका जो है वो आराम से बढ़िया बन जाएगा। जितने नंबर का है उतना रिक्वायर्ड हो जाएगा। देन बात करते हैं अगर हम जोन रिफाइनिंग की, तो इसका प्रिंसिपल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंप्योरिटीज क्या होती है, ज्यादा सोल्यूबल होती है इन मेल्ट फॉर्म में या फिर इन लिक्विड स्टेट में, एज दैट ऑफ देन दैट ऑफ सॉलिड स्टेट ऑफ द मेटल। तो हम क्या करते हैं, इंप्योरिटीज को पागल बनाते हैं। हमने लेक्चर में भी देख रखा है अपने कि इंप्योरिटीज को हम पागल बनाते हैं। कैसे पागल बनाते हैं भाई, यहाँ पे जो है मैं एक, आप जो है डायग्राम भी आप चाहें तो ये बना सकते हैं। नोबल गैस के एटमोस्फेयर में यहाँ पर हमारे पास ये मेटल की रॉड है पूरी। इस मेटल की रॉड के नीचे जो है हम लगाते हैं एक हीटर। हीटर जो है वो लगाते हैं, और उसको क्या करते हैं, हम रोल करते हैं, हीटर को जो है आगे की तरफ लेके जाते रहते हैं। यहाँ हीटर को जैसे ही मैं ले आऊंगा, वैसे ही ये वाला पार्ट मेल्ट हो जाएगा। जैसे ही ये वाला पार्ट मेल्ट हुआ, तो इंप्योरिटीज भी ऑब्वियसली मोल्टन स्टेट में आ गई। अब मैं हीटर को थोड़ा आगे ले गया, अब जो है वो मेरा हीटर सपोज करिए यहाँ पर आ गया, इस पोजीशन पर मेरा, या इस थोड़ा सा आगे यहीं पर ले आऊं, इस पोजीशन पर मेरा हीटर आ गया। तो जैसे ही मेरा हीटर इस पोजीशन पर आया, तो ये वाला पार्ट जो मेल्ट हुआ हुआ था,
अब ऑब्वियसली इसका जो है टेम्परेचर नॉर्मल होने लगेगा और आगे वाले पार्ट का टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो अब जो है आगे वाला पार्ट, ये वाला पार्ट मेल्ट होने लगेगा। और जैसे ही वाला पार्ट मेल्ट होने लगेगा और ऊपर वाला पीछे वाला सॉलिडिफाई होने लगेगा, क्योंकि ऑब्वियसली टेम्परेचर हमने वापस वही पहुंचा दिया जो था, तो क्या होगा, तो ये जो हमारे पास इसमें इम्प्योरिटीज थी, यहाँ पर जो ये इम्प्योरिटीज थी, ये कहेगी यार मैं तो आगे चल रही हूँ, क्योंकि आगे मैं ज्यादा जो है वो क्या हूँ, सोल्यूबल हूँ, तो वो आगे चली जाती है। ठीक है, फिर ऐसे आगे पहुंचा पहुंचा के हम यहाँ पर कोने पर इसको जमा कर लेते हैं इम्प्योरिटीज को। एक बार करा, दूसरी बार करा, तीसरी बार करा, कोने पर हमने जो है वो जमा कर ली इम्प्योरिटी, और हम एंड में आते हैं अपनी सीजर नहीं नाइफ के साथ और इसको काट के फेंक देते हैं थोड़े से टुकड़े को, और जो उसमें क्या होता है सिर्फ और सिर्फ इम्प्योरिटीज होती है। समझ में आ गई बात? हाँ, तो यही आपको इसी कहानी को आपको जो है अपने शब्दों में विस्तार से लिख देना है कि क्या हुआ। हमने हीटर को मूव फॉरवर्ड करा, मेटल जो है वो क्या हो गया, पीछे वाला जो है वो क्रिस्टलाइज हो गया, और क्या रह गई, इंप्योरिटीज जो थी वो आगे आ गई, पास हो गई किसमें, न्यू मोल्टन जोन में। तो बेसिकली जोन रिफाइनिंग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पहले एक जोन को मेल्ट करा मेटल के, फिर दूसरे जोन को करा, फिर आगे फर्दर हम जोन को करते जा रहे हैं मेल्ट, तो मोल्टन जोन जो है वो क्रिएट होते जा रहे हैं। उन्हीं मोल्टन जोन्स में इंप्योरिटीज हमारी जो है वो सोल्यूबल होके आगे आगे बढ़ी जा रही है, आगे बढ़ी जा रही है, आगे बढ़ी जा रही है, और फिर वो इंप्योरिटीज एक एंड पर कॉन्सेंट्रेट हो जाएगी जिस भी डायरेक्शन में हम फाइनली लेके जा रहे होंगे, और उसको हम कट के फेंक देंगे। ये बहुत ज्यादा बढ़िया चीज है किसके लिए, फॉर प्रोड्यूसिंग सेमीकंडक्टर ऑफ वेरी हाई प्योरिटी। तो ये चीज आपको लिख लेनी है जोन रिफाइनिंग के बारे में। नेक्स्ट है वेपर फेज रिफाइनिंग। तो यहाँ पर क्या है, इसका बेसिकली मेथड क्या होता है कि हमारे पास जो मेटल है, जो भी एक मेटल है, उसको हम सबसे पहले एक वोलाटाइल कंपाउंड में बना देंगे। वोलाटाइल मतलब इट कैन बी इवेपोरेटेड सॉर्ट ऑफ गैसियस फॉर्म। ठीक है, और वो जो गैसियस कंपाउंड है वो बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होना चाहिए, मतलब उसको हम इजीली डिकम्पोज कर लें, थोड़ी बहुत हीट करें, जो वोलाटाइल कंपाउंड बनाए वो दोबारा टूट जाए। क्या होगा इससे, अगर हमने वोलाटाइल कंपाउंड बना लिया सबसे पहले, तो मेटल है, उस वोलाटाइल कंपाउंड जो भी कंपाउंड बना, मेटल ने गैस के साथ रिएक्ट करी, जो भी हम रिएक्शन करा रहे हैं, एक जैसे निकल है, निकल की रिएक्शन मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड से कराई, तो यहाँ इंप्योरिटी भी होंगी निकल में, अब ये इंप्योर है, तो क्या इंप्योरिटीज रिएक्ट करेंगी, नो सर। अब जैसे ये रिएक्ट कर गई, अब वोलाटाइल कंपाउंड उड़ के हम दूसरे बीकर में इसको ले आए, सपोज करिए यहाँ पे लिया है, अब यहाँ पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ NiCO है, यहाँ पे कोई भी इंप्योरिटी नहीं है। अब हम हीट करके दोबारा इसको तोड़ देंगे इस तरीके से। अब हमने जैसे ही तोड़ा, अब जो हमें कार्बन मोनोऑक्साइड थी उसको हम कहेंगे चलो आप जाओ, निकल तो ऑब्वियसली नहीं जाएगा क्योंकि निकल अब मेटल बन चुका है, तो निकल जो है वो हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो उसकी रिकवरी इजी होनी चाहिए उस मेटल की। तो क्या होता है आप सभी लोग समझ गए होंगे, आई होप इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली एग्जांपल था मॉन्ड प्रोसेस था, वेपर फेज रिफाइनिंग में का ये हमारे पास प्रिंसिपल है। इसी में दो प्रोसेस होते हैं, एक ये मॉन्ड वाला, एक वेन आर्गल। तो आपके पास अगर सिर्फ आया है हमारे पास वेपर फेज रिफाइनिंग, तो आप चाहें तो लिख सकते हैं कि ये हमारे पास इसके दो एग्जाम्पल्स हैं, मॉन्ड और हमारे पास वाइन आर्गल डिबोर प्रोसेस, जिसमें जर्कोनियम और टाइटेनियम को हम करते हैं प्योरीफाई, जिसमें आयोडीन से रिएक्ट करा के ZrI4 का हम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, एंड देन फाइनली उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो टाइटेनियम के साथ भी सेम यही होता है, उसके साथ। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, वेन आर्गल डिबोर मेथड, वो हमने देख लिया। तो वेपर फेज रिफाइनिंग में ही हमारे पास ये आ रहा है। तो अच्छा, ये वाले क्वेश्चन आपको जो है आगे मॉन्ड प्रोसेस भी बहुत बार देखने को मिलेगा, अलग अलग प्रोसेस पे ये पूछते हैं कि आप नोट्स लिखिए, तो वो आपको बहुत सारे सवाल मिलेंगे। देखिए अभी देखिए, हाइड्रोमेटलर्जी बात कर ली, उसमें आपका क्या आ रहा है, मैकार्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस बताना है आपको। हाइड्रोमेटलर्जिकल रिडक्शन जो होती है कि हमारे पास हम रिड्यूस करते हैं किसी भी मेटल को इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट, जो कि हमारे पास क्या होता है, वाटर होता है। क्या क्या ऐड करते हैं, ये सारी चीजें आप बता दीजिएगा, आपका आराम से काम हो जाएगा। नेक्स्ट मॉन्ड प्रोसेस बात कर ली, वेन आर्कल की बात कर ली, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग देख लेते हैं भाई। कैल्सिनेशन क्या होता है, इन्वॉल्व होता है हीटिंग, रोस्टिंग में भी हीटिंग होती है, बट कैल्सिनेशन में क्या होता है, हम हीट करते हैं इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, बिकॉज ये किसके लिए होता है, जनरली फॉर ऑक्साइड ओर्स के लिए होता है, या फिर ऐसे और जिसमें ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट है। बट रोस्टिंग जो है वो सल्फाइड ओर्स के लिए होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता, तो हम ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करते हैं। इसके आप दो तीन पॉइंट्स लिख लीजिएगा कि जो वॉलाटाइल इंप्योरिटीज होती हैं, वॉलाटाइल ये देख सकते हैं, वॉलाटाइल इंप्योरिटीज जो होती हैं वो उड़ जाती हैं, जो हाइड्रेटेड फॉर्म होती है वो अनहाइड्रस हो जाती है, जैसे ये देख सकते हैं हम, हाइड्रस होती है। कुछ कुछ फॉस्फोरस आर्सेनिक वगैरह की इंप्योरिटी डायरेक्टली उड़ जाती है। मेटल ऑक्साइड जो है वो पोरस बन जाती है, क्या हो जाती है, इसमें पोर्स आ जाते हैं क्योंकि काफी सारी वॉलेटाइल इंप्योरिटीज वगैरह एस्केप कर रही होती हैं, तो पोरस बन जाती है। तो ये इनके फायदे भी आप लिख सकते हैं, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। नेक्स्ट वी हैव हाइड्रोमेटलर्जी बात कर ली, बहुत बार पूछा गया है सवाल। देन इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, रिफाइनिंग, रिफाइनिंग है ना, रिफाइनिंग की बात करें तो रिफाइनिंग क्या होता है, हमें किसी भी इंप्योर मेटल को हम प्योर करते हैं, जैसे कि जोन रिफाइनिंग था एक प्रोसेस, वैसे ही हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग भी होता है। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोलिटिक से अलग ही पता चल रहा है कि हमें इलेक्ट्रोलिसिस करनी होगी, तो हम क्या करते हैं, एक एनोड लेते हैं, एक कैथोड लेते हैं। एनोड पर एक पर हम प्योर मेटल लगाएंगे, एक पर हम इम्प्योर मेटल लगाएंगे। तो एनोड जो है हमारे पास वो होती है इम्प्योर मेटल की, एनोड पर होता है इम्प्योर मेटल, और कैथोड पर होता है प्योर मेटल। ठीक है,
एनोड पर क्या होगी, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? सर एनोड पर होती है ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन। यस, तो कैथोड पर हमारे पास, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो जैसे ही हमारे पास ऑब्वियसली क्या करना होता है, हमें इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, एक उसका सोल्यूशन लेते हैं। ये इम्प्योर मेटल है, यहाँ पर हमने क्या लिया, सोल्यूशन लिया, किसका, इसी के इलेक्ट्रोलाइट का, दैट कुड बी कॉपर सल्फेट, जनरली हम लेते हैं कॉपर 2 पॉजिटिव का हमने सॉल्यूशन लिया। एक हमारे पास क्या है, कैथोड। कैथोड जो होती है वो पतली सी छोटी सी होती है, एनोड जो होती है वो बड़ी होती है, इंप्योर होती है। तो कैथोड में थोड़ा सा हम प्योर मेटल ले लेते हैं। अब क्या लगाते हैं भाई, बैटरी, बैटरी से कनेक्ट करते हैं, प्रोसेस शुरू हुआ, Cu जो है वो Cu2 पॉजिटिव बनता जाएगा और वो एक्वस फॉर्म में आता रहेगा। अब जैसे ही वो एक्वस फॉर्म में आएगा तो वो जाएगा किसकी तरफ, कैथोड की तरफ। और कैथोड की तरफ जाएगा, जो इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं, ये इलेक्ट्रॉन चल के बैटरी के थ्रू इधर आएंगे और ये एक्सेप्ट करके Cu बना लेगा। तो कॉपर जो है वो किस पर, कैथोड पर बढ़ रहा है, कैसा, प्योर वाला। अब Cu2 पॉजिटिव जो वो प्योर है ना, तो सॉल्यूशन का Cu2 पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पर प्योर कॉपर आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा और इम्प्योर वाला जो है वो घटता हुआ नजर आएगा। तो एनोड जो है उसका साइज कम होता रहेगा, वो पतली होती रहेगी, डीके होती रहेगी, कैथोड जो है वो बढ़ती रहेगी। ये होता है हमारे पास। अब यहाँ पे ये आपको दिख रही होगी, इसमें एक और आता है एनोड मड, कि एनोड में जो है वो इम्प्योरिटी बेसिकली जो होती है वो एनोड मड कहलाती है। अब ये जो है भाई काफी ज्यादा खतरनाक भी होती है, इन द सेंस महंगी भी हो सकती है, कि अगर आपको भाई इम्प्योरिटी मिल गई उसमें से गोल्ड और प्लेटिनम की, तो क्या होगा, मजा नहीं आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, तो कॉपर और गोल्ड की भी आपको जो है वो इम्प्योरिटी मिल सकती है। तो और इसको डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो ऑब्वियसली लेक्चर हमारा अपलोडेड ही है मेटलर्जी का, तो उसमें जाके देखिएगा, बहुत ही डिटेल में इन सभी चीजों की बात करी गई है, थोड़े से ही टाइम में, ज्यादा टाइम नहीं लिया। नेक्स्ट वी हैव टू टॉक अबाउट इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम एल्यूमिना। एल्यूमिना इज Al2O3। गिव द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरियस एडिटिव। ठीक है, तो हमें बताना है क्या क्या हम चीजें ऐड करते हैं। तो बेसिकली क्या करना है हमें, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन हम करते हैं एल्यूमिनियम की फ्रॉम एल्यूमिना। तो इस प्रोसेस का नाम है हॉल हेरोल्ड प्रोसेस, नाम जरूर याद होना चाहिए। क्या होता है यहाँ पर, हम जो है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं एल एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। तो ऑब्वियसली पता है इलेक्ट्रोलिसिस मतलब पूरा सेटअप लगाना होगा एनोड के, तो यस। तो हमारे पास जैसा कि आप देख सकते हैं, ग्रेफाइट की एनोड है हमारे पास यहाँ पर, और हम सॉल्यूशन लेते हैं, किसका सॉल्यूशन, Al2O3, दैट इज एल्यूमिना का, और उसमें कुछ चीजें ऐड करते हैं। वही चीजों के बारे में यहाँ पर इन्होंने भी पूछा है कि इंपॉर्टेंस बताइए आप किसकी, वेरियस एडिटिव्स की यूज इन द प्रोसेस। तो एडिटिव्स क्या है यहाँ पर, Na3Al(F6) और Ca(F2), जिसको फ्लोरोस्पार बोलते हैं, और इसको बोलते हैं बेसिकली क्या, इसका नाम भूल गया मैं, इसको फ्लोरोस्पार बोलते हैं, इसको क्रायोलाइट, हाँ ये लिखा हुआ है यार, क्या बात कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं क्रायोलाइट। इन दोनों को हम ऐड करते हैं, तो इनका क्या रीजन है, तो ये सबसे पहले बेसिकली होता है टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ द सोल्यूशन। दूसरा, टू डिक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट, ताकि हम डिक्रीज करते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिना की, ताकि वो जल्द से जल्द मेल्ट हो जाए, क्योंकि मोल्टन स्टेट में हम लेते हैं ना। तो यहाँ पर बेसिकली डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आप सभी ने पढ़ा होगा बचपन में, क्लास 12 सॉल्यूशन में। तो वही चीज यहाँ पर है कि आपको जो है वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हमारे पास हो जाए, तो इसी वजह से हम इसको करते हैं। ठीक है, तो डिक्रीज मेल्टिंग पॉइंट। अब इससे क्या होगा, देख लीजिए क्या हो रहा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि आपने एल्यूमिनियम डाला, क्या हो रहा है, कैथोड पर Al3 पॉजिटिव सॉल्यूशन में जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके आ रहा है, कहां पर, कैथोड पर आ रहा है। तो एल्यूमिनियम लिक्विड फॉर्म में हमारे पास बन रहा है, दैट इज हमारे पास जो है एल्यूमिनियम हमें चाहिए किससे, Al2O3 से, तो वो हमें मिल रहा है। देन आप देख सकते हैं कार्बन, इसमें क्या हो रहा है, एनोड जो है वो कार्बन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहाँ से आया, ऑब्वियसली Al2O3 से आया, वो कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड में बन रही है। तो एनोड जो है वो टाइम के साथ साथ डीके होती जा रही है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप कितना बना सकते हैं, क्या, कि 1 किलोग्राम आयरन प्रोड्यूस हो सकता है आधे किलो कार्बन से सिर्फ। तो आधा किलो अगर आपने कार्बन लिया तो आप 1 किलोग्राम बना सकते हैं। तो यहाँ पे एनोड जो है वो डीके हो जाती है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, किस वजह से, यहाँ पे मैंने फिल इन द ब्लैंक्स बोला था, तो यहाँ पे भर देता हूँ, तो CO2 एंड CO की वजह से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग यही होगा इसका आंसर। चेंज आफ्टर रेगुलर इंटरवल, तो हमें इसको आफ्टर सम टाइम बदलना होगा। तो ये था हमारे पास पूरा प्रोसेस। इसको अगर और डिटेल में पढ़ना है तो यार जाइए, लेक्चर है आपके पास। ये किस किस के लिए होता है, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए भी हम ये यूज कर सकते हैं, और एल्यूमिनियम के लिए भी, हाईली रिएक्टिव मेटल्स के लिए। देन हाइड्रोमेटलर्जी की बात कर ली हमने, डिस्क्राइब कर ली यूजिंग केमिकल रिएक्शन। अच्छा, एक्सट्रैक्शन ऑफ Ag के लिए मैं स्पेसिफिक चलिए लिख देता हूँ। सबसे पहले क्या होता है, Ag2Sa, दैट इज अर्जेंटाइट ओर। इसकी हम रिएक्शन NaCN से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एज वेल एज ऑक्सीजन। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट हमें मिलता है दैट इज NaAgCN होल ट्वाइस, बैलेंस आप चाहें तो कर लीजिएगा खुद, प्लस साथ में हमें Na2S मिल जाती है, दैट इज वाटर सोल्यूबल। तो अभी दोनों के दोनों वाटर सोल्यूबल है, और ये यहाँ पर ऑक्सीजन इससे रिएक्ट करेगा और आपको दे देगा सोडियम सल्फोनेट। नाउ फर्दर व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यहाँ पर हम जो है वो जिंक, दैट विल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, वो ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, सो यहाँ पर हमें मिल जाएगा Na2ZnCN, इसी ये ध्यान से,
सेम सेम लग रहा होगा ना, प्लस एजी का पीपीटी बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास किस चीज का पीपीटी बन जाएगा, दैट इज एजी का प्रेसिपिटेट हमें मिल जाएगा। तो ये आप रिएक्शंस लिख सकते हैं, इस तरीके से समझा सकते हैं। बाकी हाइड्रोमेटलर्जी की बात कर ली। देन इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग की हमें बात करनी है, फाइन आउट कर ली ना कॉपर में, हाँ कर ली इलेक्ट्रोलिटिक। फिर अगेन हाइड्रोमेटलर्जी आया, फिर शॉर्ट नोट्स ऑन मॉन्ट्स एंड हाइड्रोमेटलर्जी बात कर ली। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फोर्स एंड रिडक्शन ऑफ फोर्स इसकी नहीं बात करी अभी, और मिनरल्स एंड ओर्स की अभी नहीं बात करी, बट लेक्चर में कर रखी है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फोर्स का कुछ नहीं मतलब है, आप समझ लीजिए धूल मिट्टी हटाना। सिंपल सी कॉमन लैंग्वेज में बात करूं आपको, जो है वो धूल मिट्टी हटा रहे हैं, दैट इज आवर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, और रिमूवल ऑफ सैंड क्ले, जो भी चीज मिट्टी वगैरह है उसको हटाने को बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ। सर इसका नाम कॉन्सेंट्रेशन क्यों पड़ा, क्यों क्या? आप अगर रेलेट मत मुझे बताइए, जैसे कि इनिशियली भी मैंने बोला था 100 ग्राम मेरे पास मेटल होगा मान लेते हैं, और उसमें 20 ग्राम मिट्टी है मान लेते हैं। तो अगर मैं इस 100 ग्राम मेटल को एज इट इज रहने दूं और इस धूल को 2 ग्राम कर दूं, तो क्या मैंने कंसंट्रेशन किसकी कम करी? आपने कंसंट्रेशन करी तो कम इसकी है, दैट इज धूल मिट्टी की, बट रिलेटिवली किसकी ज्यादा हो गई? सर रिलेटिवली हमारे पास जो है वो ओर की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई। सो दिस इज आवर कंसंट्रेशन ऑफ, और हम ओर को ज्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं उसको नहीं बढ़ा सकते हम भाई, और जितनी है ना हमारे पास उतनी नहीं कि हम खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते, बट हम उसको कैसे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, बाय रिमूविंग अदर थिंग्स उसमें से। तो ये हम करते हैं। रिडक्शन ऑफ ओर में क्या होता है आपको पता है, सिंपल सा, कि आप जो है वो कोई भी मेटल ऑक्साइड होती है उसको आप रिड्यूस कर देते हैं किसमें, प्योर मेटल में। तो ये आपके पास रिडक्शन होता है, इसमें भी बहुत ज्यादा डिटेल में बात नहीं करने की जरूरत। तो आप इस तरीके से इसको कंपेयर कर सकते हैं। फिर आप बता सकते हैं बहुत तरीके के रिडक्शन के प्रोसेस होते हैं। अगर इसको बहुत डिटेल में लेके जाना है तो पूरा फिर आप ले जाइए कि भाई इसका होता है ग्रेविटी सेपरेशन, जिसमें आप जो है वो पानी वगैरह डाल के, सिंपल चावल वाला जो समझाया था, जैसे आप चावल धो के कर लेते हैं वैसे आ गया। फिर आप बताइए मैग्नेटिक सेपरेशन, फिर आप फ्रोथ फ्लोटेशन बताइए कि आप किस तरीके से फ्रोथ स्टेबलाइजर, अगर ज्यादा नंबर का है, ये 2 3 4 तरीके होते हैं। देन आप बताइए कि ये सब तो ठीक है। अब रिडक्शन ऑफ ओर में क्या होता है हमारे पास, हम कार्बन से रिडक्शन करा सकते हैं किसी भी ओर की, या फिर हम इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करा सकते हैं। ये आप बताइए डिटेल में। और क्या पढ़ा है, जो जो भी आपने पढ़ा है, एचएमआर हाइड्रोमेटलर्जिकल रिडक्शन, ये सब बात करिए। तो इन सभी को बता दीजिए, अगर ये आंसर बड़ा हो, बड़ा करना हो तो वो सब हमने डिस्कस कर ही रखा है, उसमें कोई वो है ही नहीं लॉजिकल चीज, इलॉजिकल चीज, तो वो डिस्कस हो रखा है। अब मिनरल्स एंड ओर्स में क्या बात करें, तो हमने डिफरेंस पढ़ा था कि मिनरल्स और ओर्स में ये डिफरेंस है कि सारी की सारी, सारे के सारे जो हैं वो मिनरल्स, सारे के सारे जो ओर्स हैं वो मिनरल्स होते हैं, बट सारे मिनरल्स ओर्स नहीं होते। क्या मतलब हुआ? मिनरल का मतलब होता है सिंपली कि मेटल जो है वो हमारे पास अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है एज इट्स कंपाउंड। मिनरल कोई भी मेटल है, उसका कंपाउंड हमारे पास प्रेजेंट है अर्थ में, ठीक है। अब हमें उसको निकालना है माइनिंग से, तो वो मिनरल हम कहेंगे ये मिनरल आ गया। बट ऐसे मिनरल्स, स्पेसिफिक टाइप ऑफ मिनरल्स, किसके? मेटल के ऑब्वियसली, जिस तरीके से हम उनको प्रॉफिटेबल वे में निकाल सकें, इकोनॉमिकल हो वो चीज हमारे लिए, प्रॉफिटेबल वे, कि हम अब मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं बट किसमें, इन अ प्रॉफिटेबल मैनर, हमारा जो है वो प्रॉफिट हो रहा है, इन द सेंस कि हम सस्ते में निपटा रहे हैं। जैसे एक मैंने समझाया था, और है, सॉरी, एक मिनरल है, एक मिनरल है बी, इसमें कॉपर 7% है, इसमें कॉपर 13% है, दोनों के दोनों मिनरल है, बट सिर्फ और सिर्फ ये कहलाएगी और, क्योंकि इसमें जो है वो किसकी परसेंटेज ज्यादा है, कॉपर की परसेंटेज ज्यादा है, बाकी जो भी होगी वो हमारे इतने काम की चीज नहीं होगी। ये होता है इसका डिफरेंस। देन व्हेन आर्गन एंड डिबोर्स प्रोसेस बात कर ली इसकी। स्लैग क्या होता है हमारे पास, स्लैग बेसिकली क्या होता है, एक चीज होती है, सबसे पहले आप बताइए फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है? ऐसा केमिकल सब्सटेंस विच इज यूज टू रिमूव इम्प्योरिटीज, ऐसा केमिकल सब्सटेंस ये हमारे पास होता है रिमूव इम्प्योरिटीज के लिए। अब फ्लक्स में क्या हम ऐड करते हैं, स्लैग बेसिकली। स्लैग क्या होता है? स्लैग का मतलब है अगर हमने फ्लक्स और इम्प्योरिटीज को ऐड कर दिया। अच्छा, ये इम्प्योरिटीज को कैसे हटाता है, फ्लक्स की बात कर रहा हूँ सबसे पहले। तो अभी स्लैग की बात नहीं हो रही, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स होता है ऐसी चीज जो हम रिमूव करने के लिए यूज करते हैं इम्प्योरिटीज को। दिस कुड बी एसिडिक फ्लक्स, इट कुड बी बेसिक फ्लक्स। अब मुझे बताइए, अगर कोई चीज एसिडिक में ऐड कर रहा हूँ तो वो किस चीज से रिएक्ट करेगी, सर बेस से। तो मुझे बताइए, अगर मेरा फ्लक्स एसिडिक है तो इंप्योरिटी जो मैं रिमूव कर रहा हूँ वो कैसी होनी चाहिए, बेसिक, बिल्कुल सही। और अगर मेरा फ्लक्स बेसिक है तो इंप्योरिटी कैसी होनी चाहिए, एसिडिक, बिल्कुल सही। बस सिंपल यही है। आपको फ्लक्स पता लग गया क्या है, आपको इंप्योरिटी पता लग गई क्या है। स्लैग क्या होता है, आपका फ्लक्स प्लस इंप्योरिटी, सिंपल। आपको एसिड बेस अगर रिएक्शन हो रही है, अगर एसिडिक बेसिक नेचर का है तो सॉल्ट बना देगा, एंड दैट सॉल्ट विल बी कॉल्ड एज स्लैग। जो भी आपकी सॉल्ट बनेगी उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, अगर बात करनी है तो बता देता हूँ कि इसका जो डेंसिटी होती है वो कम होती है मेटल से। ये क्या यूज, इसका यूज होता है वो लिख लीजिए, चलिए, वैसे लेक्चर में शायद नहीं बताया था मैंने, पर अब लिख लीजिए। प्रिवेंट फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल, ये आप इसका यूज बता सकते हैं। स्लैग का यूज बता रहा हूँ,
प्रिवेंट फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल। ये आप एक दो चीजें इसके बारे में लिख सकते हैं, वैसे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा ये क्वेश्चन। देन शॉर्ट नोट जोन रिफाइनिंग पर बात कर ली। यहाँ पर देखिए, आप देखिए मॉन प्रोसेस फॉर निकल एक्सट्रैक्शन के लिए आराम से बता देंगे, जोन रिफाइनिंग बता देंगे, कैल्सिनेशन रोस्टिंग आप कुछ भी बता देंगे। और यहाँ पे देखिए 4 नंबर का सवाल है, तो 4 नंबर में आप इजीली आराम से कर सकते हैं, मतलब आराम से आप अच्छा खासा पेज भर सकते हैं। 4 नंबर के लिए सफिशिएंट है जितना हमने पढ़ा। देन वेन आर्कल डिबोर प्रोसेस, अगेन फिर से आ गया। रोल ऑफ फ्लक्स बताना है हमें इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, बता दिया अभी कि क्या होता है। एसिडिक को क्या करेगा, वो बेस को रिमूव करेगा। आप एग्जांपल लिख सकते हैं कि जैसे कि आपका एग्जांपल है एसिडिक फ्लक्स का, अगर मैं एग्जांपल दूं तो एसिडिक फ्लक्स का एक एग्जांपल आ जाएगा आपके पास SiO2। बेसिक फ्लक्स का आपके पास आ जाएगा FeO CaO। किसको रिमूव करेगा ये, ऑब्वियसली एसिडिक सॉरी बेसिक इंप्योरिटी को। किसको करेगा ये, एसिडिक को। इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ मेटल, किस तरीके के मेटल्स को हम प्योरीफाई करते हैं, बेसिकली सेमीकंडक्टर्स को हम जनरली करते हैं। इनका प्रोसेस क्या है, प्रिंसिपल क्या है, वही कि भाई इंप्योरिटीज मोल्टन स्टेट में ज्यादा जो है वो सोल्यूबल होती हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड। प्रोसीजर विद द डायग्राम, वही डायग्राम हीटर वाला बना दीजिएगा, आगे आगे लेते जाते। वेपर फेज डिफाइनिंग कर ली। टेनीमैन मेथड मतलब आप बॉन्ड्स या बेनार्कल को करना है आपको डिस्कस। ये आ गया सिंपल सा, अगेन प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ बॉन्ड प्रोसेस कर लीजिएगा कि भाई वोलेटाइल कंपाउंड बनाना है, फिर उस वोलेटाइल कंपाउंड को जो है वो आराम से वो डिकम्पोजेबल होना चाहिए। नेक्स्ट यू हैव टू टेल की डिफरेंट बताइए, इलेक्ट्रोलाइटिक प्योरिफिकेशन बता देंगे आप आराम से। मिनरल एंड ओर में डिफरेंस आराम से बता दिया जाएगा। कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग में बता दिया जाएगा कि भाई एक ऑक्सीजन की प्रेजेंस, एक ऑक्सीजन की एब्सेंस। स्लैग क्या होती है और गैंग क्या होती है, गैंग होती है हमारे पास इम्प्योरिटी, कुछ नहीं होती है, सिंपल इम्प्योरिटी होती है। और स्लैग क्या होती है, बेसिकली फ्लक्स प्लस इंप्योरिटी होती है। तो आप पहले फ्लक्स और इंप्योरिटी वगैरह की डेफिनेशन थोड़ा सा बता दीजिएगा, फिर आप बताइएगा गैंग क्या होता है, दैट इज सिंपल इंप्योरिटी जो हमें रिमूव करनी है, और हम अगर जिसकी मदद से करते हैं दैट इज फ्लक्स। और फ्लक्स और इंप्योरिटी मिलके जो फाइनल कंपाउंड बनाते हैं दैट इज सेड टू बी द स्लैग। देन हमें डिफरेंस बिटवीन, देख सकते हैं आप कितनी बार रिपीट हुए सेम तरीके क्वेश्चन, भाई बहुत बार रिपीट हुआ, मतलब इन्हीं में से आपको समझ लीजिए सवाल आएगा। आपको क्या बताना है, यहाँ पे स्पेसिफिक रिडक्शन बतानी है जो यूज टू ऑब्टेन्ड होती है। अच्छा कौन कौन सी रिडक्शन हम देखते हैं, तो हमने सिल्वर के लिए क्या देखिए रिडक्शन की बात करनी है, हाइड्रोमेटलर्जिकल रिडक्शन। सोडियम दैट इज एस ब्लॉक एलिमेंट है, तो इसका आ जाएगा आपका इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन जो हमने हेल और ऑल प्रोसेस करा था। इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पर, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कार्बन के लिए हम जो है वो कार्बन, हो सॉरी आयरन के लिए हम कार्बन रिडक्शन करते हैं। मैंगनीज के लिए आपका होमवर्क एक बार देखिएगा कौन सी रिडक्शन आप यूज करते हैं। वैसे इस टाइप का शायद सवाल आना काफी ज्यादा लेस इंपॉर्टेंट है, पुराना है, और इसके लिए मे भी कार्बन रिडक्शन, तो आप इन दोनों का एक बार चेक करिएगा किससे होता है। तो ये हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं इसी से रिलेटेड। देन वी हैव टू टेल की स्मेल्टिंग क्या होती है। स्मेल्टिंग कुछ नहीं होती, सिंपल हमारी जो है वो कार्बन रिडक्शन होती है। दिस इज अवर कार्बन रिडक्शन। हम जब कार्बन के थ्रू रिड्यूस करते हैं आइदर कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड रिडक्शन, इसको हम बोलते हैं स्मेल्टिंग। मोर प्रिसाइसली स्मेल्टिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी मेटल ओर को लेते हैं, किसी भी मेटल ओर को लेते हैं, उसको हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं, और जनरली वी यूज अ रिड्यूसिंग एजेंट एंड वी विल फाइनली गेट अ मेटल। दिस इज मोर प्रिसाइसली स्मेल्टिंग। कार्बन रिडक्शन इज अ टाइप ऑफ स्मेल्टिंग, आप बोल सकते हैं एक टाइप की स्मेल्टिंग हो सकती है उसमें, क्योंकि हम क्या यूज करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज करते हैं। और भी हमारे पास अलग अलग तरीके की रिडक्शन होती है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा गोल्डस्मिथ एल्यूमिनोथर्माइड रिडक्शन, जिसमें हम Fe2O3 को रिड्यूस करते हैं, दैट इज उसको क्या नाम है, Fe2O3 आयरन की ओर को वो करते हैं रिड्यूस फ्रॉम एल्यूमिनियम बाय द यूज ऑफ एल्यूमिनियम, तो वो काफी ज्यादा एक्सप्लोसिव होता है, उसके बारे में बात कर रखी है। तो ये है हमारे पास स्मेल्टिंग से रिलेटेड। अब फ्लक्स का क्या रोल है, कहीं भी हो भाई, स्मेल्टिंग हो कुछ भी आ जाए, फ्लक्स का एक ही काम है, इंप्योरिटीज को रिमूव करना। तो इट ऑलवेज यूज एज अ इम्प्योरिटी रिमूवर। इम्प्योरिटीज को इसका काम ये है भाई कि मेरा काम है इम्प्योरिटीज को रिमूव करना, तो अब भी यही करेगा तब भी यही कर रहा है, मतलब बचपन से इसका एक ही काम है, वही ये करता हुआ चला आ रहा है। नो रिडक्टेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम HgO एंड Ag2 मतलब ये है कि यार अगर मैं HgO से मुझे Hg तक लेके जाना है, मुझे किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, साथ एज वेल एज Ag2O के भी केस में। ऐसा क्यों होता है, ये बात कर रही है। सो द रीजन इज सिंपल कि ये जो HgO है और Ag2O जो है ये काफी ज्यादा अनस्टेबल ऑक्साइड, आप इसको हीट करिए, सिंपल आपका ये कन्वर्ट हो जाएगी। अब ऐसा क्यों होता है, अगर आपको ये भी बताना है, बिकॉज द रिएक्शन फॉर सॉरी डेल्टा जी फॉर दिस रिएक्शन इज नेगेटिव। अगर किसी भी रिएक्शन का डेल्टा जी नेगेटिव हुआ, किस रिएक्शन का डेल्टा जी की बात कर रहा हूं मैं, दैट इज हीटिंग ऑफ HgO की के डेल्टा जी की मैं बात कर रहा हूं। ये क्या है, डेल्टा जी इसका नेगेटिव है, तो अगर डेल्टा जी नेगेटिव तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, और अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हुई तो क्या होगा,
सर अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस ऑब्वियसली रिएक्शन हो जाएगी आराम से। तो इसी वजह से हमें किसी भी उसकी जरूरत नहीं पड़ती, दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट की। दो तीन चीजें आप बता सकते हैं कि एचजीओ काफी ज्यादा अनस्टेबल होती है एज वेल एज एजी2। दूसरा आप बता सकते हैं कि आप जब हीट करेंगे तो ये तुरंत ही टूट जाएगी क्योंकि अनस्टेबल है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस रिएक्शन का जो डेल्टा जी है वो होता है नेगेटिव। और आप ये बोल सकते हैं डेल्टा जी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस इज पॉजिटिव। अगर आप HgO बना रहे हैं, इस रिएक्शन का जो डेल्टा जी है दैट इज आवर पॉजिटिव वैल्यू। ये आपका आ रहा है रिडक्शन कोई भी रिडक्शन क्यों हमें जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट आएगी हमारे पास कार्बन जो है वो केपेबल क्यों है रिड्यूसिंग ऑल मेटल ऑक्साइड प्रोवाइडेड द टेम्परेचर हमारे पास सफिशिएंटली हाई होना चाहिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है हमारे पास अभी जो है। और हमें ये बताना है कार्बन जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट जो है उसका इम्प्रैक्टिकल क्यों बन जाता है बॉटम ऑफ एलिंगम डायग्राम। तो ये क्वेश्चन घुमा फिरा के बहुत बार पूछा गया है, मतलब बहुत ज्यादा बार कि कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड वाले जो है ऐसा क्यों है। सो हमने बात कर रखी है अपने एलिंगम डायग्राम में कि हमारे पास जो भी हमारे पास सबसे पहले तो नीचे होता है, जो भी नीचे होता है जिसकी भी लाइन नीचे होती है वो ऊपर वाले को इजीली रिड्यूस कर देती है। ये बात हमने पढ़ रखी है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो Mg जो है वो Al को जो है रिड्यूस कर देगा, कब तक? जब तक इसकी लाइन नीचे है। एक बात ये हमने करी थी। और जो नीचे होता है वो ऊपर वाले को रिड्यूस कर सकता है। अब आप देखिए यहाँ पर ये कार्बन मोनोऑक्साइड की लाइन में रेड से बना देता हूँ और इसकी लाइन में बना देता हूँ ब्राउन से। किसकी? ये है ना कार्बन वाली की। हाँ थोड़ा सा ये, हाँ ये वाली लाइन ये मैं बना रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए ये एक स्पेसिफिक टेम्परेचर आ गया। इस टेम्परेचर को कुछ ना कुछ मार्क कर, तो ये कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा। इस टेम्परेचर तक क्या होगा? कौन नीचे आ रहा है सर? इस टेम्परेचर तक जो है ये कार्बन मोनोऑक्साइड नीचे आ रही है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एट दिस टेम्परेचर जिसकी वैल्यू हम आगे देखिए कुछ ना कुछ गिवन होगी, वो हमारे पास इस टेम्परेचर तक जिसको मैं एट टी टेम्परेचर तक कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है। क्योंकि इसकी लाइन क्या है? बिलो आ रही है, क्योंकि डेल्टा जी इसका मोर नेगेटिव है। आप सिंपल ये बोल सकते हैं क्योंकि हमने प्रॉपरली जो है ना उसमें बात कर रखी है। जब हम लेक्चर देख रहे थे उसमें प्रॉपरली बात करी थी कि क्यों हमारे पास रिएक्शन कैसे कोई किसको रिड्यूस कर देता है, उसका जो कंसेप्ट है कि भाई उन दोनों की जब आप रिएक्शन कराएंगे तब जो डेल्टा जी आएगा उसकी हमने बात करी थी प्रॉपरली। तो इस रिएक्शन का जो डेल्टा जी है दैट इज मोर नेगेटिव। कब तक? जब तक ये नीचे है। जैसे ही ये ऊपर आया तो इसका आप खुद ही देख लीजिए डेल्टा जी जो है वो कम नेगेटिव होने लगा, और नीचे वाले का जो है वो अब इसका जो है वो इंक्रीज होने लगा। डेल्टा जी बेसिकली नेगेटिव में इंक्रीज होने लगा, इसकी वैल्यू हाईली नेगेटिव हो गई। तो जो ज्यादा नेगेटिव वो ज्यादा स्पॉन्टेनियस, जो ज्यादा स्पॉन्टेनियस वो होगी रिएक्शन। यही तो बात है। दो रिएक्शन है, दो में से स्पॉन्टेनियस है, तो कौन जो जिसका डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव वो रिएक्शन ज्यादा स्पॉन्टेनियस, लॉजिकली हम बोल सकते हैं। तो वही है यहाँ पर भी कि हमारे पास कार्बन जो है वो केपेबल क्यों होता है हर मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करने पर एट हाई टेम्परेचर में, बिकॉज उसका जो डेल्टा जी है किसका? कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड का, वो हाईली नेगेटिव है। और कार्बन का यूज जो है वो इम्प्रैक्टिकल क्यों हो जाता है किस मेटल्स के लिए? जो नीचे हैं, बिकॉज दे आर रिएक्टिव मेटल। ये नीचे वाले जो लोग हैं दे आर क्वाइट रिएक्टिव। ये भाई काफी ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं, और अगर ज्यादा रिएक्टिव है, कार्बन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो इनको कार्बन रिड्यूस नहीं कर सकता। कार्बन के इतनी बस की बात नहीं है। इनका जो डेल्टा जी है वो कार्बन वाली से भी, कार्बन इस वाली रिएक्शन से भी ज्यादा नेगेटिव होता है। इस तरीके से आप एक्सप्लेन करिएगा गिव्स फ्री एनर्जी के टर्म्स में। अब क्या बताना है? कमेंट एंड ऑल्सो एक्सप्लेन व्हाई मोस्ट ऑफ द लाइन स्लोप अपवर्ड्स। हमें बताना है कि अब जो स्लोप है वो अपवर्ड क्यों होता है मोस्ट ऑफ द लाइन का। जैसे आप देख सकते हैं एक ये लाइन आ गई, एक ये लाइन, बाकी सभी का जो स्लोप है वो आपका अपवर्ड आ रहा है, ऐसा क्यों? तो आइए इसको समझते हैं। हमारे पास ये जो ग्राफ है वो किसके बीच का होता है? ये होता है डेल्टा जी और डेल्टा सॉरी टेम्परेचर का। डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस हमारे पास होता है फॉर्मूला, सभी को पता है। हमारा जो ग्राफ है वो किसका है? वाई इज इक्वल्स टू सी प्लस एम एक्स में लिख सकता हूँ। एक्स यहाँ पर क्या है? टेम्परेचर। तो यहाँ पर जो स्लोप है उसकी वैल्यू इक्वल है माइनस ऑफ डेल्टा एस के। इतना सभी को क्लियर हुआ? तो अगर ध्यान से सुनिएगा, मेरा डेल्टा एस नेगेटिव हुआ तो स्लोप क्या होगा सर? स्लोप आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो इन्होंने यही चीज पूछी है कि वाई स्लोप अपवर्ड क्यों होता है? स्लोप अपवर्ड का मतलब क्या? स्लोप पॉजिटिव हो सकता है। हाँ सर, अगर आपका स्लोप पॉजिटिव है तो इसका मतलब जो आपका जो स्लोप है वो अपवर्ड है। तो मतलब यही बताना है कि आपको स्लोप को पॉजिटिव करना है, इसका मतलब आपको डेल्टा एस आपका कहीं ना कहीं नेगेटिव होगा। लॉजिकली ये बात समझ में आ रही है कि अगर आपको स्लोप को पॉजिटिव करना है तो डेल्टा एस को नेगेटिव कर लीजिए। आइए जरा देखें क्या इन रिएक्शन का डेल्टा एस नेगेटिव होगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपके पास क्या है? ऑक्सीजन है, किस फॉर्म में है? गैस फॉर्म में। ये सॉलिड मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड,
मुझे डेल्टा एनजी की वैल्यू बताइए, दैट इज चेंज इन गैसियस मोल्स। चेंज इन गैसियस मोल्स क्या है सर, यहाँ पे प्रोडक्ट में एक भी मोल नहीं है गैस का, जीरो। रिएक्टेंट में एक है, तो आ जाएगा आपका डेल्टा एनजी। जैसे ही नेगेटिव आया मतलब आपकी एंट्रोपी क्या हो रही है, डिक्रीज। जैसे ही आपके गैसियस मोल्स कम हो गए वैसे ही आपकी एंट्रोपी डिक्रीज, जैसे ही एंट्रोपी डिक्रीज वैसे ही स्लोप पॉजिटिव, जैसे ही स्लोप पॉजिटिव वैसे ही स्लोप अपवर्ड हो जाएगा। इस तरीके से आपको समझाना है, जो हमने यहाँ पर भी बात करी थी कि अगर आपका डेल्टा एनजी नेगेटिव आ रहा है तो आपका डेल्टा एस भी नेगेटिव होगा, डेल्टा एस नेगेटिव हुआ तो आपका स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, आपका स्लोप जो है वो अपवर्ड जाता हुआ नजर आएगा। और ऐसा क्यों हो रहा है मेटल और मेटल ऑक्साइड बेसिकली के केसेस में ज्यादातर, क्योंकि हमारा जो मेटल है वो रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से, दैट इज अ गैस मॉलिक्यूल, और एक सॉलिड बना रहा है इन द फॉर्म ऑफ मेटल, इट्स मेटल ऑक्साइड, जो कि हमारे पास एक सॉलिड है, तो हमारी एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है। इस तरीके से आप पूरी कहानी लिख देंगे, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए घुमा फिरा के कितनी बार पूछा गया है। अच्छा, एक और ये कंसेप्ट का आता है कि हमारे पास जो है, आप देख रहे होंगे जैसे एच जी हटाइए, किसी की भी बात करें, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक देखिए स्लोप में कैसे चेंज आया। फिर आप यहाँ पे भी देखिए स्लोप स्ट्रेट लाइन जा रही थी, देन देयर इज अ चेंज इन स्लोप। ये देखिए आप इस ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हमारे पास जो है वो हमेशा जब भी ऐसा हो तो एक चीज होती है, आप देखिए हमारे पास पहले तो सारे जो एलिंगम डायग्राम है स्लोप वो होते हैं स्ट्रेट लाइन और अपवर्ड स्लोप कर होते हैं, एक्सेप्ट जब हमारे पास फेस चेंज हो जाए। ऐसा हो सकता है कि हम हीट तो कर ही रहे हैं, हाई टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, दैट इज हमने कोई ऑक्साइड बना ली सपोज करिए, ठीक है। अब हमने जैसे ही कोई ऑक्साइड बनाई उससे क्या होगा, हम जैसे ही कोई ऑक्साइड बनाएंगे उससे क्या होगा, ये चीज भी हमें पता होनी चाहिए। तो हमने जैसे ही कोई ऑक्साइड बनाई, मैंने जैसे ही कोई ऑक्साइड बनाई, थोड़ा सा हाई टेम्परेचर आएगा, थोड़ा सा हाई टेम्परेचर आएगा तो क्या हो सकता है, वो क्या डिसॉल्व वो हो सकती है ना, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है। तो इसी वजह से हमारे पास जो है एंट्रोपी में चेंज आ जाएगा। तो जैसे ही हमारे पास एंट्रोपी में चेंज आएगा वैसे ही गिब्स फ्री एनर्जी में भी कुछ ना कुछ चेंज आएगा। तो वही यहाँ पर भी होता है हमारे पास। तो हमारे पास जैसे एंट्रोपी में कुछ ना कुछ चेंज आया वैसे ही गिब्स फ्री एनर्जी में भी कुछ ना कुछ हमारे पास चेंज आ जाता है। तो सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस वाला ये टेक्स प्लेस हो गया हमारे पास। तो ये बोलते हैं हमारे पास ऐसा जो टेम्परेचर जिस पर ये होता है उस पर आप देख सकते हैं, आप अलग अलग देख रखा है। जैसे जिंक और जेडएनओ के प्लॉट में मैंने दिखाया कि यहाँ पर जिंक और जेडएनओ वाले प्लॉट पे आप देखिए कैसे स्लोप जो है वो अब्रप्टली चेंज हुआ है। सेम आप यही चीज इसके लिए लिखेगा। तो कहीं पर भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए कि यार इस कोई भी आप दे दें आर्बिट्ररी कोई मेटल मेटल ऑक्साइड दे दें कि यार इसकी लाइन चेंज हो रही है एट दिस टेम्परेचर इन एलिंगम डायग्राम, आपको नहीं पता हो भी रही है या नहीं हो रही है, वो सच बोल रहे हैं नहीं भाई, एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया है तो उसने कुछ सोच समझ के दिया होगा, तो हो ही रही होगी, वो आपसे मजाक थोड़ी करेगा, आपसे कहेगा नहीं ये तो हो ही नहीं रही थी, आपको ये पता ही नहीं, आपने गलत लिख दिया, आप ये थोड़ी होगा। तो आप अगर उसने लिखा है क्वेश्चन में कि यार ये चेंज हो रही है तो मतलब हो रही है, उसका रीजन क्या है, हर चीज का एक ही एक्सप्लेनेशन होगा कि आपका जो है स्टेट चेंज हुआ है एट दिस टेम्परेचर, स्टेट चेंज हो गई होगी। क्या ये चीज समझ में आई? यस सर आ गई। तो स्टेट चेंज होने से क्या होगा, आपकी एंट्रोपी में चेंज आ जाएगा, तो एंट्रोपी आपकी बेसिकली इंक्रीज हो जाती है कहीं ना कहीं। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं, तो ये बात कर ली। हाँ ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास अगेन देखिए कार्बन जो ये आपका यहाँ पे टेम्परेचर में मिल गया, तो इस टेम्परेचर तक कार्बन मोनोऑक्साइड बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होती है, बट कार्बन इसके अबव क्यों हो जाता है और रिवर्स इज ट्रू क्यों होता है, ये सब हमने बात पूरी डिटेल में कर ली, डिस्कस कर लिया हमने विद द हेल्प ऑफ एलिंगम डायग्राम। मेंशन क्या करना है, हमें ड्रॉबैक्स करने हैं, ये चीज हमने शायद नहीं बात करी कि कार्बन जो है वो उसके ड्रॉबैक्स क्या होंगे अगर हमने बहुत हाई टेम्परेचर लिए, तो इसकी दो तीन चार ड्रॉबैक्स हैं, उसकी मैं थोड़ी सी बात करूँ। एक ये है कि यार अगर हाई टेम्परेचर होगा ना तो जो भी मेटल है हमारे पास वो रिएक्ट करने लगेगा, तो जो भी मेटल है वो कार्बन के साथ रिएक्ट करके मेटल कार्बाइड बनाने लगेगा। एक ड्रॉबैक ये। तो मतलब हमें क्या चाहिए था, हमें तो यार मेटल चाहिए था, हम मेटल ऑक्साइड रिड्यूस करा रहे थे बट हमें मेटल कार्बाइड मिलेगा, तो प्रॉब्लम है। हाँ। दूसरा भाई हाई टेम्परेचर मतलब बहुत हाई टेम्परेचर जो है, हाई टेम्परेचर मेंटेन करना भी इज नॉट अ पीस ऑफ केक, ये भी काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, बहुत खतरनाक तरीके से हमारी जो कॉस्ट भी है वो काफी ज्यादा लग सकती है, कॉस्ट बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव अगर बोले तो बेटर रहेगा। साथ साथ आप देखेंगे क्यों यहाँ पर जो है CO2 एमिशन हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर निकल रही है तो आपको ग्रीन हाउस गैस है, तो आपका पोल्यूशन आप बोल सकते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोल सकते हैं, इन्वायरमेंटल कंसर्न आप बोल सकते हैं, ये हो रहा है आपके पास। तो ये आपकी दो तीन चार आपकी प्रॉब्लम आ गई हैं, तो दो तीन प्रॉब्लम ये हमारे पास देखने को मिलती हैं अगर हम क्योंकि हम बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर कर रहे हैं तो मेटल भी रिएक्ट करने लगेगा भाई। पहले मेटल इतना रिएक्ट नहीं करता, बट जब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे रिएक्टिविटी बढ़ेगी, तो वो यार कार्बन से भी रिएक्ट करने लगेगा। और हाई टेम्परेचर होता है तो मुश्किल होता है मेंटेन करना, तो एक्सपेंसिव हो जाता है ये मेथड। फिर हमारे पास CO2 एमिशन जो है वो भी आपको देखने को मिलता है। तो ये हमारे कुछ ड्रॉबैक्स रहते हैं जो हमने लेक्चर में नहीं करे थे, तो आप कर लिए डिस्कस, यही होता है भाई, यही हमारी वो स्ट्रेटेजी की जो चीज वहां छूट जाए वो यहाँ नहीं हो, तो वही वैसे ही चल रहे हैं। तो बाकी आप यहाँ पर क्या ही देखेंगे, इसमें तो हमने सब बात ही कर ली। देन आपको एक्सप्लेन करना है एलिंगम डायग्राम के थ्रू, तो आपको जब एलिंगम डायग्राम बनाना है तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू बनाने की जरूरत नहीं है, डायग्राम बना दिएगा डेल्टा जी और उसका, और आप ये देख लिएगा बस जीरो से नीचे आ रहा है तभी तो वो जैसे डेल्टा जी नेगेटिव तभी तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस ना, हाँ बस आप ये कर लिएगा। और दो लाइंस बना दिएगा, एक बना दिएगा आप कार्बन और कार्बन ऑक्साइड की,
Cu प्लस हो और एक बना दिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड की। स्टार्टिंग में कौन नीचे होगी, ये वाली, बाद में कौन होगी, ये वाली नीचे आ जाएगी। और आप उस टेम्परेचर को मेंशन कर दिएगा जो यहाँ लिखा हुआ है 983 केल्विन, तो इसको आप याद भी कर सकते हैं ताकि आपका थोड़ा सा और ज्यादा फायदा हो जाए। तो 983 केल्विन क्या ये हो जाएगा लगभग, हाँ 983 केल्विन होना तो चाहिए लगभग। तो वहीं पर ये लाइन जो है वो हमारे पास होगी। ठीक है, ये बात हो गई। नेक्स्ट कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड की एक्सप्लेन हो जाएगा। स्लोप की अगर हम बात करें सीओ गैस की इन एलिंगम डायग्राम में, तो उसका क्या होगा, तो देखें हम स्लोप ऑफ सीओ गैस कहाँ है, यहाँ पर ये देखिए आप, देखिए ध्यान से, ये अपवर्ड क्यों है, इसको भी बात कर लेते हैं। 2 CO प्लस ऑक्सीजन विल गिव मी 2 CO2 है ना, सब गैस है, यस सर सब गैस है। मुझे बताइए डेल्टा एस क्या रहा है, डेल्टा एन जी क्या रहा है सर, डेल्टा एन जी 2 - 3 दैट इज इक्वल टू -1। जैसे ही -1 आया डेल्टा एस नेगेटिव, जैसे ही स्लोप नेगेटिव तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच -3 डेल्टा एस से मेरा स्लोप पॉजिटिव आ जाएगा। आराम से आप उसको समझा दीजिएगा कि क्यों आपका स्लोप नेगेटिव है। तो आपको स्लोप वाली चीज तो ये थर्मोडायनेमिक्स से बेसिक मैथ से ही करनी है। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है, कार्बन बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है। अगेन घुमा फिरा के वही बात पूछ रहे हैं कि बट इसका रिवर्स ट्रू है, ऐसा क्यों है, लिख लीजिएगा सेम रीजन। अगेन देखिए कार्बन जो है वो हाई टेम्परेचर पर क्यों यूज होता है, जस्टिफाई करें यूजिंग एलिंगम डायग्राम, तो एलिंगम डायग्राम बना दीजिएगा कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड का। आराम से आप लोग सब चीजें बता सकते हैं। देन अगेन देखिए कितनी बार दोबारा से घुमा फिरा के यही चीज पूछ रहे हैं कि यार कार्बन बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट, हाँ भाई है, कितनी बार पूछोगे, मतलब यही चीज उनकी बहुत ज्यादा फेवरेट है, तो तैयार रहिएगा, हो सकता है मिल जाए सवाल। अगेन देखिए फिर से, मेनी मेटल ऑक्साइड आर रिड्यूस बाय कार्बन इफ टेम्परेचर इज प्रोवाइडेड हाई टेम्परेचर। ठीक है भाई, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एलिंगम डायग्राम, सेम चीज सेम कहानी। देन यहाँ पे देखिए वाई मोस्ट ऑफ द लाइन स्लोप अपवर्ड, क्यों अपवर्ड होती है, बात कर ली हमने, हाँ सर कर ली, क्योंकि इसकी जो एंट्रोपी है वो डिक्रीज हो रही है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है और वो एंट्रोपी को डिक्रीज कर रही है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, यू कैन सी, अच्छा यहाँ पर आप देख सकते हैं क्यों स्लोप मैंने इसकी वजह से डाला था कि क्यों अपवर्ड हो रही है, तो हमने उसकी बात कर ली कि भाई यहाँ पर जो है वो डेल्टा एस सभी का नेगेटिव आ रहा है। नेक्स्ट वाई मोस्ट लाइंस डायग्राम स्लो अपवर्ड, बात कर ली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब ये चीज है थोड़ी सी जो अभी तक नहीं बात करी, इसकी अभी बात करते हैं, बाकी में आगे देख लो क्या है। यहाँ पे अगेन देखिए स्लोप अपवर्ड वाला कितना है, देन अगेन कार्बन वाला फिर आ गया मेटल ऑक्साइड। तो ये बहुत सारी सेम ही इस तरह के क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जा रहे हैं। देखिए बाय मेटल ऑक्साइड आर अनस्टेबल एट हाई टेम्परेचर, ये आपसे पूछा गया एक चीज के अनस्टेबल क्यों होती है हाई टेम्परेचर पर, तो इसको समझाना चाहिए सर, हम सभी को पता है अगर कोई भी चीज अनस्टेबल हो रही है इसका मतलब वो ब्रेक डाउन होने की तरफ जा रही है, और अगर वो ब्रेक डाउन होने की तरफ जा रही है तो आप सिंपल बता दीजिए कि उसका जो डेल्टा जी है दैट इज टेंडिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव। इसको समझाऊं थोड़ा अच्छे तरीके से, जैसे सर समझा दे तो मजा आता। आओ जरा ये देखो, ये देखिए मेटल ऑक्साइड ये जा रही है, आगे गई आगे गई आगे गई, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब बहुत हाई टेम्परेचर पर, क्या ये इस चीज को क्रॉस कर जाएगी, सर लग तो रहा है बिल्कुल क्रॉस कर जाएगी। सारी ये भी देखिए, इसको भी मैं जैसे ही अगर एक्सटेंड करूं तो एक पॉइंट ऐसा आएगा इसको क्रॉस कर जाएगी। सर ये है क्या, ये है मेरे पास डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 वाला पॉइंट। अगर मैंने बहुत हाई टेम्परेचर कर दिया तो मुझे बताइए मेरी गिब्स फ्री एनर्जी टू प्रोड्यूस अ मेटल ऑक्साइड, ध्यान से सुनिएगा, टू प्रोड्यूस अ मेटल ऑक्साइड, ये किसकी है हमारे पास बेसिकली मेटल ऑक्साइड फॉर्मेशन है। ये सारी रिएक्शंस मेटल ऑक्साइड फॉर्मेशन की हो रही हैं। तो मेटल ऑक्साइड फॉर्मेशन की जितनी भी रिएक्शंस हैं उन सभी का डेल्टा जी किसकी तरफ टेंड करेगा एट वेरी हाई टेम्परेचर, दैट इज टुवर्ड्स 0 से ऊपर, तो वो पॉजिटिव की तरफ टेंड करेगा। और जैसे ही वो पॉजिटिव की तरफ टेंड करने लगा मेरी रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस, सिंपल सा समझा दिएगा भाई बात। थर्मोडायनेमिक्स इसमें लग रही है आपकी जो आपने 11th 12th में पढ़ी होगी। अब यहाँ पर सेम चीज यहाँ पर भी आ गई कि क्या होगा जब आपकी लाइन डेल्टा जी क्रॉस कर जाएगी 0 की, तो आपकी रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस की तरफ बढ़ेगी और आपकी जो मेटल ऑक्साइड है वो अनस्टेबल होने लगेंगी। समझ में आई ये बात या नहीं, तभी हम बोलते हैं कि हाई बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पर भी हम मेटल ऑक्साइड्स को ब्रेक डाउन कर सकते हैं, बट हमें वेरी हाई टेम्परेचर चाहिए, क्योंकि जैसे डेल्टा जी इक्वल टू 0 हुआ सबसे पहले इक्विलिब्रियम आया, जैसे डेल्टा जी इक्वल टू +1 हो जाएगा रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो गई, आपकी रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में। आप पहले चाह रहे थे कि यार मेरा जो है वो मेटल से रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बन जाए, बट अब ऐसा नहीं होगा, मेटल ऑक्साइड टूट के मेटल आपको देने लगी। क्या ये चीज आप सभी को समझ में, क्या ये पता लगा क्यों मेटल ऑक्साइड अनस्टेबल होते हैं हाई टेम्परेचर पर, सर बिल्कुल पता लग गया, क्योंकि डेल्टा जी की ही बात है। तो स्टेबिलिटी वगैरह ना यहाँ पे सब आप देखिएगा घुमा फिरा के 2 3 4 चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। डेल्टा जी वाला केस, एंट्रोपी वाला केस कि यहाँ पे आपका स्लोप जो है वो पॉजिटिव क्यों होता है, एंथैल्पी का इसमें कोई यूज नहीं है, हाई टेम्परेचर पर क्या हो रहा है आप ग्राफ से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, सभी कुछ आप कर सकते हैं। फिर उन्होंने कार्बन के बारे में पूछा, फिर उन्होंने ये पूछा कि नीचे वालों को क्यों नहीं कर सकता, जो लोग नीचे हैं क्योंकि उनका हाईली डेल्टा जी नेगेटिव है। तो यहीं पर सारी बात घुमा फिरा के स्पॉन्टेनियसली स्पॉन्टेनिटी पर ही होती है कहीं ना कहीं वहीं से। तो उसके लिए आप अगर ये वाला लेक्चर देख ले
मेटलर्जी वाला, तो आपको मजा आ जाएगा वन शॉट में। वहां पे बहुत डिटेल में बात करिए, मतलब प्रॉपरली एकदम एग्जैक्ट वैल्यूज लेके भी समझाया गया है कि कैसे आपको पता लगेगा कि क्यों नीचे वाला ही ऊपर वाले को करता है, ये भी बात करिए वहां पे। तो ये उस वीडियो की खास बात थी जो आप जरूर जाके देखिएगा। आधे घंटे के आसपास, मतलब शायद आधा घंटा, मतलब इस एलिंगम डायग्राम, या 20 मिनट तो दिए कम से कम एलिंगम डायग्राम पे, तो उसको जाके जरूर देखिए यार, मतलब बढ़िया वीडियो है, एकदम मजा आएगा उसमें बहुत डिटेल में। और ये क्वेश्चन फिर आप, आई थिंक आपको फिर आराम से समझ में आ जाएंगे, इन क्वेश्चंस को फिर आप देखते ही करेंगे, मतलब आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ठीक है, फिर ये आपका हो गया है आई थिंक एलिंगम डायग्राम के बहुत सारे क्वेश्चन सेम तरीके से घुमा फिरा के कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड वाले 2 3 4 टॉपिक पर ही आ रहे हैं। तो प्रोबेबली आपको भी वही पूछेंगे, जब खुद इन जब दूसरे एग्जाम में वही पूछ रहे हैं, तो आपके में भी वही प्रोबेबली आएंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर फॉर आवर मेटलर्जी। इतना ही था, इतना ही चीजें हैं, ऐसे ही सवाल घुमा फिरा के आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक में तो प्री ब्लॉक वाले होंगे, तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम देंगे, ज्यादा से ज्यादा सवाल करेंगे। ये तो आपका आराम से, आप इसका वन शॉट देख लीजिए, ये देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। मतलब वन शॉट भी 1 आध घंटे का है, ये भी आपका 1 घंटे से कम का ही होगा, 40 45 मिनट का। तो उसमें देख के निपटा दीजिए, मेटलर्जी को साइड करके रख लीजिए, कोई टेंशन नहीं होगी। एग्जाम में सवाल आएगा, आराम से आप लोग बना लेंगे, इतना आपको कॉन्फिडेंट हो जाना चाहिए इस सब के बाद। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में बहुत जल्द किसी और वीडियो के साथ, जो भी होगा शायद प्रोबेबली इनऑर्गेनिक की होगी, तो उसमें मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर।